जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। इस आदर्श प्रश्न पत्र में दिए हुए 3 और 4 अंक के प्रश्नों की जानकारी लेकर हम आज आए हैं। विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 12th इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर वर्ष 2022 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। 3 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक आय, वैयक्तिक उत्पादन एवं वैयक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। दूसरा बिंदु, सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन सूक्ष्म चरों का प्रभाव इतना कम है कि इसके परिवर्तनों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा बिंदु, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। 3 अंक वाले प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकारी नियंत्रण। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इसमें मांग और पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरा, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम जन कल्याण करना होता है, ना कि लाभ कमाना। तीसरा, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों और परिवार के निर्णय में हस्तक्षेप करती है, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं। नंबर 1, वस्तु की कीमत। अन्य बातें समान रहने पर कीमत ऊंची होने पर वस्तु की पूर्ति अधिक होती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचना विक्रेता के लिए अधिक लाभप्रद होता है। इसके विपरीत कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि विक्रेता के लाभ कम हो जाते हैं। दूसरा, अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग एवं पूर्ति में वृद्धि हो गई है। तीसरा, प्राकृतिक तत्व। कृषि से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति पर एक सीमा तक प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। उचित वर्षा, सिंचाई के साधन, अच्छे बीज इत्यादि कृषि उत्पादों की पूर्ति को बढ़ा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पूर्ति का नियम लिखिए। उत्तर, पूर्ति का नियम, यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा एवं उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध या धनात्मक संबंध होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमतें बढ़ने पर उत्पादक और विक्रेता के लाभ बढ़ते हैं, इसलिए वे पूर्ति में भी वृद्धि कर देते हैं। किंतु कीमतें कम होने पर उनके लाभ कम हो जाते हैं, जिससे उनके द्वारा वस्तु की पूर्ति भी कम कर दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इससे या तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययिता का विरोधाभास या बचत का विरोधाभास कहते हैं।
जो यह बताता है कि जब लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो कमोबेश पूर्ववत ही बचत करते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण वास्तविक बचत स्तर पहले से कम हो जाता है। इस दृष्टिकोण को बचत विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिक बचत करने से व्यय कम होगा, यानी उपभोग व्यय कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और मांग कम होगी तो उत्पादक पहले से कम उत्पादन करेंगे और पहले से उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और इस तरह से लोगों की आय कम हो जाएगी और जब आय कम हो जाएगी तो बचत भी कम हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? उत्तर, प्रत्याशित निवेश का अर्थ होता है उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यह मात्रा उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना कि उत्पादन वह अंतिम रूप से कर पाती है। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। अतः उस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी विक्रय मात्रा में उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 100 ऋण 30 बराबर 70 रुपये की वृद्धि होती है। उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर माल सूची से आप ये समझ लें कि कोई भी फर्म वर्ष के अंत में जितना अतिरेक उत्पादन यानी अपने उत्पादन का जो स्टॉक रखना चाहती है उसे माल सूची कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। सरकारी बजट का महत्व निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1, हिसाबदेहिता। एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति हिसाबदेहिता के लिए उत्तरदायी है। कोई भी करारोपण संसद व विधानसभाओं की अनुमति के बिना नहीं किया जाता है। दूसरा, आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से सरकार आय और व्यय में नियंत्रण रखती है तथा इसके लिए उचित नीति का निर्माण करती है। बजट के बिना सार्वजनिक कोषों का समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। तीसरा, राजकोषीय उपकरण। बजट राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण होता है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बजट नीति का निर्धारण किया जाता है। कराधान व सार्वजनिक व्यय के स्तर तथा प्रतिरूप एवं सामाजिक ऋण के प्रबंधन द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार सरकारी बजट हिसाबदेहिता के उद्देश्य से, आर्थिक नियंत्रण के उद्देश्य से तथा शासन के राजकोषीय उपकरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। उत्तर, घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में अधिक व्यय करती है। इस व्यवस्था में सरकार अपने घाटे की पूर्ति संचित कोषों को काम में लाकर या बैंकों से ऋण लेकर या नई मुद्रा का निर्गमन करके करती है। बजट घाटे के प्रकार: बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा। प्रश्न क्रमांक 9, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। यह 4 अंक का प्रश्न है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1, स्थानापन्न वस्तुएं। जिन वस्तुओं की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है और जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। नंबर 2, व्यय राशि का अनुपात। जिन वस्तुओं पर आय का अधिकांश भाग खर्च किया जाता है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होगी और जिन वस्तुओं पर आय का थोड़ा सा भाग व्यय होता है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। नंबर 3, वस्तु का स्वभाव। जो वस्तुएं जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। चौथा है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। यदि किसी वस्तु के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं तो उस वस्तु की मांग लोचदार होती है, जैसे कि बिजली। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है, कारण बताइए। यह भी 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर,
लागत वक्रों की आकृति यू आकार की होने का महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। इन आंतरिक बचतों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार होने पर जो बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। आधुनिक एवं बड़े आकार की मशीनों का प्रयोग करने के कारण उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। श्रम संबंधी बचतें श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का परिणाम होती हैं। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। नंबर 3, विपणन की बचतें। जब कोई फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। चौथा, प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्यय में कमी आती है, जिसे प्रबंधकीय बचतें कहते हैं। एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ कर सकता है जितना कि थोड़े उत्पादन का। इससे फर्म की प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, यह भी 4 अंक का प्रश्न है। पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। पूर्णतया लोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अतः मांग की लोच अनंत होती है। इस प्रकार की मांग की लोच पूर्णतया काल्पनिक व अव्यवहारिक होती है। ऐसी वस्तु की मांग रेखा आधार के समानांतर होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की वस्तु की मांग की लोच शून्य के बराबर होती है तथा ऐसी वस्तु की मांग रेखा आधार पर एक लंब के समान होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 12, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं? उत्तर, हाँ, हम मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा ही प्रारंभिक निक्षेपों के आधार पर मुद्रा का सृजन किया जाता है। वास्तव में मुद्रा का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी व्यावसायिक बैंक मिलकर ही पूरा करते हैं। बैंक अपने जमा से अधिक ऋण प्रदान करते हैं तथा मुद्रा का निर्माण अर्थात साख का सृजन करते हैं। व्यावसायिक बैंक फर्म तथा व्यक्तियों के बीच जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं तथा वे जिनको कोषों की आवश्यकता होती है मध्यस्थता करते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं वह इन्हें बैंकों के पास जमाओं के रूप में रख सकते हैं और जिनको इनकी आवश्यकता होती है वह गृह ऋण या उपज ऋण आदि के रूप में बैंकों से इन्हें उधार ले लेते हैं। लोग बैंकों में द्रव्य इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमा के ऊपर कुछ ब्याज प्रदान करते हैं। सभी व्यावसायिक बैंक यह मानकर कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपने धन को नहीं निकालेंगे, इन कोषों को अन्य किसी व्यक्ति को ब्याज पर दे देते हैं। इस प्रकार दिया गया ऋण साख के सृजन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसे हम अन्य शब्दों में मुद्रा का निर्माण भी कह सकते हैं। बैंक अपने पास जमा धन से कई गुना अधिक साख का सृजन अर्थात मुद्रा का निर्माण कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक संकट की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षात्मक गारंटी प्रदान करता है। बैंकों को उसकी मांग जमाओं के आहरणकर्ताओं को भुगतान सामर्थ्य बनाए रखने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी आशा है यह आपको अच्छी लगी होगी। आपकी आगामी परीक्षा हेतु भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से हल हो। इसमें कुछ आंकिक प्रश्न और छूट गए हैं। हम प्रयास करेंगे कि सुबह तक इनको उपलब्ध करा पाएँ। पुनः आग्रह है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आंकिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।